हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो आई विश यू ऑल पीपल विल बी गुड एंड थैंक्स फॉर विशिंग मी द टीचर्स डे। आप बहुत सारे लोगों के मैसेज आए मेरे पास में। एक टीचर की ब्लेसिंग हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स के साथ में रहती हैं। एक टीचर हमेशा ये चाहता है, कहते हैं कि टीचर या ये कह सकते हैं कि माँ बाप के बाद में अगर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ये चाहता है कि आप उससे भी ज़्यादा आगे जाएं, तो वो शिक्षक होता है, टीचर होता है। तो मैं भी हमेशा ये चाहता हूँ कि आप लोग बहुत आगे जाएं और आपके आगे बढ़ने में ही मेरी खुशी है। आई एम ऑलवेज हैप्पी विद योर प्रोग्रेस। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू विशिंग मी टीचर्स डे एंड आई एम ऑलवेज विद यू एंड आई एम ऑलवेज गाइड यू द राइट डायरेक्शन। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे विद होल्डिंग टैक्स। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज इसके बारे में आप जानेंगे। विद होल्डिंग टैक्स और रिटेंशन टैक्स। तो ये विद होल्डिंग टैक्स या रिटेंशन टैक्स क्या होता है, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं उसको। इट इज़ एन इनकम टैक्स टू बी पेड to the government by the payer of income, not by the recipient of the income। मतलब it is an income tax, ये कर का आयकर होता है। क्या होता है? आयकर। क्या होता है? ये आयकर होता है। यानी कि आपका जो विद होल्डिंग टैक्स है ये भी एक, जैसे अभी आपने पर्सनल इनकम टैक्स यानी व्यक्तिगत आयकर पढ़ा था, जो आप लोगों को मैंने इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बताया था कि 5 लाख तक हमें टैक्स नहीं भरना है उसके ऊपर। फिर जैसे जैसे आय बढ़ेगी टैक्स का रेट बढ़ेगा। फिर आप लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा, वो भी करके आयकर था। उसी प्रकार से ये विद होल्डिंग टैक्स, रिटेंशन टैक्स, ये भी करके आयकर होता है। तो ये हो गया, इट इज़ एन इनकम टैक्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को पे करना होता है बाय द पेयर ऑफ द इनकम। लेकिन पे कौन करता है? पे कौन करता है ना? यानी कि जो आय प्रदाता होता है, जो आय को देता। मान लीजिए कि मैं कहीं काम करता हूँ और किसी कंपनी में, किसी शॉप में, और वहाँ से मुझे सैलरी मिलती है, तो मुझे इनकम आ रही है। तो जो सैलरी देने वाला है यानी कि जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ वो टैक्स वो पे करेगा, है ना। मैं नहीं पे करूँगा। कौन पे करेगा? जो मुझे इनकम दे रहा है, यानी कि जो मेरा एम्प्लॉयर है या जहाँ से मुझे जिस रूप में इनकम प्राप्त हो रही है। तो जो आय प्रदाता है यानी जो इनकम प्रोवाइडर है ना, जो पेयर ऑफ द इनकम है ना, जो इनकम प्रोवाइडर है, यानी जैसे जो मुझे सैलरी दे रहा है वो पे करेगा। नॉट बाय द रिसिपिएंट ऑफ द इनकम, वो नहीं पे करेगा जिसको इनकम प्राप्त हो रही। मुझे इनकम प्राप्त हो रही तो मैं नहीं पे करूँगा विद होल्डिंग टैक्स। कौन पे करेगा? जो मुझे आय दे रहा है, जो मुझे सैलरी दे रहा है। ठीक है। इट इज एन इनकम टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट बाय द पेयर ऑफ द इनकम, नॉट बाय द रिसिपिएंट ऑफ द इनकम। एक प्रकार का आयकर होता है जो कि सरकार को पे किया जाता है। किसके द्वारा? आय प्रदाता के द्वारा, न कि आय प्राप्त करने वाले के द्वारा। चलिए नीचे का डिटेल पढ़ लेते हैं। आय प्रदाता के द्वारा आय प्राप्त करने वाले को जो भी आय प्रदान की जाएगी, उस आय पर जो भी कर बनेगा उस कर को काट कर, ब्रैकेट में विदहोल्ड, कर प्रदान की जाएगी। अब समझिए, आय प्रदाता के द्वारा, ठीक है ना। यानी मुझे जो इनकम हुई है और जहाँ से भी हुई है, मुझे जो इनकम हुई है जहाँ से भी हुई है, यानी जिसने मुझे इनकम दिया है ना, आय प्रदाता के द्वारा आय प्राप्त करने वाले को, है ना। तो जिसने मुझे आय दी है और जो भी आय मुझे प्राप्त हुई है, उस आय पर जो भी टैक्स बनेगा, है ना, यानी कि मुझे जो इनकम प्राप्त हो रही है, मान लीजिए मुझे एक महीने में 50,000 रुपये आय प्राप्त हुई कहीं से भी, तो उस 50,000 रुपये की आय पर जो भी टैक्स बनेगा उस कर को काट कर, इसे कहते हैं विदहोल्ड। काटना मतलब अपने पास विदहोल्ड कर लेना, प्रदान की जाएगी। मतलब ये है, अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे कि ये जो टैक्स है ये जिसको इनकम होती वो नहीं पे करता है, जो इनकम देता है वो पे करता है। तो वो कैसे पे करता है? जो इनकम वो किसी को दे रहा है उस पे जो भी टैक्स बन रहा है वो काट लेता है। मतलब कोई अपने पॉकेट से नहीं पे करेगा, वो पे उसी की इनकम से की जाएगी जिसको वो इनकम दी जा रही है। लेकिन डायरेक्टली वो व्यक्ति नहीं पे करेगा जिसको इनकम प्राप्त हो रही है। जो उस व्यक्ति को इनकम दे रहा है
वो उसकी आय में से वो टैक्स काट लेगा और सरकार को जमा कर देगा। ये मतलब है इसका। आय प्रदाता के द्वारा आय प्राप्त करने वाले को जो भी आय प्रदान की जाएगी, उस आय पर जो भी कर बनेगा उस कर को काटकर प्रदान की जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो इसका मतलब क्या हो, टैक्स यानी कर, डिडक्शन मतलब जो काटा जाता है, सोर्स यानी मतलब जहां जो सोर्स है, इनकम का जो सोर्स है वहीं पर टैक्स काट लिया जाए। यानी जहां से आपको इनकम प्राप्त हो रही है, जिसको प्राप्त हो रही है उसको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सोर्स है यानी जहां से आपकी इनकम आ रही है वहीं पर टैक्स काट लिया जाए, उसके अंदर टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस पर काटे गए कर को रोजगार प्रदाता द्वारा सरकार के पास जमा कराया जाता है। अब मान लीजिए कि जहां से मुझे आय प्राप्त हो रही थी, जो मुझे आय दे रहा था उसने मेरी आय से इनकम टैक्स काट लिया, तो अब वो क्या करेगा, अब वो सरकार को जमा करेगा मेरी तरफ से। अगर टीडीएस काटे गए व्यक्ति की आय 5 लाख है ना, वर्तमान कर प्रणाली, भाई इस समय क्या है, जो फ्री इनकम की सीमा 5 लाख है। अगर टीडीएस काटे गए व्यक्ति की आय 5 लाख से कम है तो वह व्यक्ति आईटीआर भरकर टीडीएस द्वारा काटे गए पैसों को सरकार से वापस ले लेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं इनकम टैक्स लैब में कि अगर 5 लाख तक की है तो कोई टैक्स लगता नहीं है। अब चूंकि इस व्यक्ति का टैक्स तो जो पहले काट लिया गया था, अब मान लीजिए उसकी आय जो है 4.5 लाख ही बन रही है, लेकिन टैक्स को कट गया है 5 लाख के हिसाब से, तो क्या करेगा, वो आईटीआर फाइल करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न काटे गए पैसों को सरकार से, हाँ, आईटीआर भरकर इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम रह जाती है या 5 लाख तक ही रह जाती है, क्योंकि 5 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं है, तो क्या करेगा, आईटीआर भर करके टीडीएस द्वारा काटे गए पैसों को सरकार से वापस ले लेगा, है ना। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। तो विद होल्डिंग टैक्स क्या हो गया कि यानी जहां से आपको इनकम प्राप्त हो रही है, इसे टीडीएस भी कहते हैं बेसिकली, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आपके उसी स्रोत पे ही कर काट लिया गया। अब जब टैक्स काट लिया गया आपका हर महीने कटता रहा आपके इनकम पे, लेकिन जब पूरी 12 महीने की इनकम आपकी कैलकुलेट हुई तो मान लीजिए वो 5 लाख से कम निकली, तो आपका पैसा जाएगा, क्योंकि 5 लाख तो सरकार ने टैक्स फ्री कर रखा है, तो फिर वो टैक्स आप आईटीआर भरकर से सरकार से वापस ले लेंगे। इस तरीके से आधारभूत रूप से विद होल्डिंग टैक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग होता है, यानी कि इसका ज़्यादातर प्रयोग क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। जैसे भारतीय कंपनियां बॉन्ड जारी करती हैं, है ना, आपको पता है कि बॉन्ड जारी करती हैं भारतीय कंपनियां और विदेशों को आय देती हैं, है ना। अब जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड, अब आय कैसे होती है, यानी कि उन बॉन्ड में जो भी विदेशी लोग, विदेशी सरकारें निवेश करती हैं, तो भारत की कंपनियां या भारत सरकार चाहे हो तो उन पर क्या ब्याज देती है, तो ब्याज से उनको इनकम होती है, उसमें से टैक्स काट के देती है। यानी कि भारतीय बॉन्ड जो विदेशों में जारी होंगे उस पे जो भी इनकम विदेशी इन्वेस्टर्स को प्राप्त होगी वो इनकम काट के दी जाएगी, तो यानी कि विद होल्ड करके दी जाएगी, है ना। और वो स्लैब कैसे चलेगा, उसी तरीके से चलेगा जैसे आपका इनकम टैक्स स्लैब चलता है। तो विद होल्डिंग टैक्स, रिटेंशन टैक्स आप समझ होंगे, इसका नाम विद होल्डिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि जो आय प्रदाता है वो टैक्स को अपने पास विद होल्ड कर लेता है, रोक लेता है, जिसको आय दी जाती है उसकी आय में से काट करके और बाद में सरकार के पास जमा कर देता है, तो इसीलिए इसका नाम विद होल्डिंग टैक्स है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको, विद होल्डिंग टैक्स एंड इट इज एन इनकम टैक्स टू बी पेड बाय टू द गवर्नमेंट बाय द पेयर ऑफ द इनकम, नॉट बाय द रिसिपिएंट ऑफ द इनकम। यानी कि एक ऐसा आयकर है जो आय प्रदाता द्वारा सरकार के पास जमा किया जाता है, ना कि आय प्राप्त करने वाले के द्वारा। आय प्रदाता के द्वारा आय प्राप्त करने वाले को जो भी आय प्रदान की जाएगी उस आय पर जो भी कर बनेगा उस कर को काट कर प्रदान की जाएगी। जैसे टीडीएस पर काटे गए कर को रोजगार प्रदाता द्वारा सरकार के पास जमा कराया जाता है। अगर टीडीएस काटे गए व्यक्ति की आय यानी कि 5 लाख से कम है तो वह व्यक्ति आईटीआर भरकर टीडीएस द्वारा काटे गए पैसों को सरकार से वापस ले लेगा। आधारभूत रूप से विदहोल्डिंग टैक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग होता है। जैसे भारतीय कंपनियां बॉन्ड जारी करती हैं और विदेशों को आय देती हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड, उनमें से टैक्स काट करके देती हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसमें जो है करंट का मैं आपको और बता देता हूँ, तो आपको बेसिक हो गया कि इस पे जो है विद होल्डिंग टैक्स पे कुछ कंसेशन है, सच अभी चल रहा है, कंसेशन स्कीम चल रही है, और उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बाकी आप ये विद होल्डिंग टैक्स आप समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे कंसेशनल रेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, कंसेशनल रेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, है ना। तो ये क्या हुआ है, एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर्स, यानी कि सरकार विद होल्डिंग टैक्स पे कुछ कंसेशन दे रही थी, यानी कुछ छूट प्रदान कर रही थी, तो उस छूट को अगले 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। कंसेशनल रेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर्स, यानी कि कंसेशनल टैक्स यानी जो विद होल्डिंग टैक्स जो कि अभी आपने पढ़ा है उस पर सरकार कुछ कंसेशन दे रही थी, तो उस कंसेशन को सरकार ने 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए कैसे किस तरीके से इस पे ये कंसेशन मिल रहा है ना। तो एक है इसमें आपका, है ना, एट द रेट 5% और दूसरा है आपका एट द रेट 4%, यानी कि जो अभी कंसेशनल रेट चल रही है विद होल्डिंग टैक्स की वो 5% और 4% के हिसाब से चल रही है, ठीक है ना। तो 5% में क्या है, यहाँ पे आप क्या आएंगे, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और यहाँ पे आएंगे आपके ऑफशोर बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और ऑफशोर बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं इन्हें पहली बार पुणे नगर निगम ने इन्हें पहली बार जारी किया, पुणे नगर निगम ने इन्हें पहली बार जारी किया, ठीक है। 2015 में सेबी ने इनके ऊपर दिशा निर्देश जारी किए थे, दिशा निर्देश जारी किए थे। अभी ऑफशोर बॉन्ड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, विदेशों से प्राप्त निवेश के लिए, विदेशों से प्राप्त निवेश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका विद होल्डिंग टैक्स का रेट लगेगा 5%, इसमें 2 चीजें आएंगी, म्यूनिसिपल बॉन्ड, म्यूनिसिपल का आप मत समझते हैं कि नगर निगम, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी हमारे यहाँ जारी होते हैं, ठीक है। तो पुणे नगर निगम ने इन्हें पहली बार जारी किया, 2015 में सेबी ने इन बॉन्ड्स के रिगार्डिंग गाइडलाइंस जारी की थी। और ऑफशोर बॉन्ड, ऑफशोर बॉन्ड का मतलब विदेशों से प्राप्त निवेश को, विदेशों से प्राप्त निवेश के लिए, यानी विदेशी लोग जो हमारे यहाँ निवेश करते हैं ये ऑफशोर बॉन्ड्स आपके उनके लिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका है IFSC, है ना, इसका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, ठीक है, में कार्यरत किसी स्टॉक
एक्सचेंज पर लिस्टेड बॉन्ड्स जो बाहर के राष्ट्रों में निकाले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए विदहोल्डिंग टैक्स आप लोग समझ गए होंगे। अब कंसेशनल रेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर्स, यानी कि ये जो विदहोल्डिंग टैक्स पे सरकार को छूट दे रही थी उसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो क्या क्या रेट है इसके? तो 2 रेट हैं इसमें, इसके कंसेशन रेट पे, एक 5% एक 4% है। तो जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं, जो ऑफशोर बॉन्ड्स हैं, उन पे किस रेट पे लगेगा? 5% पे लगेगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड जानते हैं आप, जो बॉन्ड अब नगर निगम भी बॉन्ड जारी कर सकता है, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स थे वो पुणे नगर निगम ने जारी किए। ऑफशोर बॉन्ड विदेशों से निवेश प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है @ 4%, और ये भी आपके क्या है? ऑफशोर बॉन्ड्स ही होते हैं, ऑफशोर बॉन्ड्स भी होते हैं। तो ऑफशोर बॉन्ड्स यहाँ भी है, यहाँ भी क्या फर्क है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, ठीक है ना। IFSC, यहाँ पे सीधा सीधा है IFSC में कार्यरत, यह मतलब IFSC में कार्यरत किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड बॉन्ड्स जो बाहर के राष्ट्रों में निकाले जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? विदेशों से प्राप्त एक नॉर्मल जनरल की हम बात कर रहे हैं। भारत में क्या है? IFSC अब बना, जैसे आपने गिफ्ट सिटी गुजरात का नाम सुना होगा, तो गिफ्ट सिटी गुजरात क्या है? IFSC है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। यानी उसके अंदर जो भी बॉन्ड्स वहाँ से जो जारी किए जाएंगे, वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे जो बॉन्ड लिस्टेड होंगे उन पे 4% के हिसाब से लगेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? IFSC में सरकार कुछ अलग से छूट प्रदान करती है। तो जो ऑफशोर बॉन्ड नॉर्मल होंगे, यानी इससे जो बाहर वाले ऑफशोर बॉन्ड्स होंगे उन पे @ 5% लगेगा विदहोल्डिंग टैक्स। लेकिन जो IFSC, जैसे कि गिफ्ट सिटी गुजरात इसका एग्जांपल है, तो जो IFSC में जो ऑफशोर बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे तो उन पे लगने वाला विदहोल्डिंग टैक्स कितना होगा? आपका 4% होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है, और जो कंसेशनल रेट सरकार ने 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 5% और 4% के रेट पे। 5% पे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और आपके ऑफशोर बॉन्ड्स पे लगेगा। ऑफशोर बॉन्ड्स कौन से होंगे? जो IFSC से बाहर के होंगे। जो ऑफशोर बॉन्ड IFSC के द्वारा जारी किए जाएंगे उन पे ये @ 5% लगेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, और कोई इतना टफ चीज़ नहीं है। आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं UPSC का जिन्होंने अप्लाई किया था, और UPPCS का भी उम्मीद करते हैं शीघ्र ही आ जाएगा। तो आप लोग बस तैयारी करिए और जम के लगे रहिए, ताकि जो है आप लोगों का रिज़ल्ट जो है अच्छा है। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल PRAPHUL, यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के वीडियोस प्रफुल्ल सर के द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकॉनमी चल रहा है यहाँ पे हमारे साथ में, और इस चैनल पे आपको वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पे आपको इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के वीडियोस दिए जाएंगे। बहुत ही जल्द हम साइंस भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके पूरा इंटीग्रेटेड करके इन 2 चैनल्स पे आपको, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको सिविल सेवाओं की समग्र तैयारी करवाएंगे, तो वो अपना प्रॉमिस हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी साथ में हमारे मेहनत करते चलिए, ताकि आपके उज्जवल भविष्य के लिए, है ना, आप हमारे साथ में जो है मेहनत करते रहिए। तो ठीक है, इसको आप नोट्स में अपडेट कर लीजिए, और फिर से आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।